पर निवेश को लेके और भी कई सारे गुर हैं जो सीखने बाकी हैं और बाकी चीज़ों को समझाने के लिए और बाकी मुद्दों पर आपको सही राह दिखाने के लिए फ़िरोज़ अजीज़, डिप्टी सीईओ आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। फ़िरोज़, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे मुद्दों पर आज आपसे सीख लेनी है, लेकिन सबसे पहले छोटी बचत योजनाओं के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि हर तिमाही फ़िरोज़ हम जानते हैं कि इनकी समीक्षा होती है ब्याज दरों की और रिव्यू होता है और उसके बाद इनको बढ़ाया घटाया जाता है। और जो आज जानकारी सामने आई है, क्योंकि अब जुलाई शुरू ही हो गया है, जुलाई सितंबर को लेकर अगर हम देखें तो कुछ टाइम डिपॉजिट्स में बदलाव किए गए हैं। 1 साल, 2 साल और 5 साल की जो रिकरिंग डिपॉजिट है उसमें बढ़ोतरी की गई है लगभग 10 बेसिस पॉइंट की। 5 साल की रिकरिंग में 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, फ़िरोज़, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ, किसान विकास पत्र या अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, इनकी ब्याज दरों को जस का तस रखा गया है। एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि छोटी बचत योजनाओं में से केवल 1 साल, 2 साल का टर्म डिपॉजिट और 5 साल के रिकरिंग डिपॉजिट में आपको बढ़त अब की बार की देखने को मिली है। तो फ़िरोज़, ऐसा नहीं था कि उम्मीद नहीं थी कि इनकी समीक्षा में अब की बार ब्याज दरें नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन हाँ, जो ज़्यादा लोकप्रिय है, ऐसा नहीं है कि जहाँ बढ़ाया गया है वो निवेश के विकल्प लोकप्रिय नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग जो कि सुकन्या समृद्धि की ओर अपना रुझान दिखाते हैं, पीपीएफ की ओर दिखाते हैं, यहाँ जस का तस रखा हुआ है ब्याज दरों को। इसके पीछे वजह और अब ये क्या विकल्प रह गया है निवेशकों के लिए? कविता जी, 2 चीज़ें हैं। देखिए, जो भी ये सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, किसान विकास पत्रिका हो गया, इनकी जो टाइम फ्रेम्स हैं वो ज़्यादा हैं। ब्याज दर हमेशा इस आधार पे निर्धारित की जाती है कि टाइम पीरियड्स क्या हैं। जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के टर्म डिपॉजिट्स, 5 ईयर का पेपर। जो ये 10 ईयर जीसेक है, जो इनका आइडियली बेंचमार्क होता है जब ये डिसाइड करते हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनकी पेमेंट्स होंगी, वो 10 ईयर जीसेक को एक बेंचमार्क मान के चलते हैं, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है गवर्नमेंट का बोरोइंग रेट। अगर आप देखिए, मई 2022 से लेके अब तक रेपो रेट और रिवर्स रेपो में 2.5% का इजाफा हुआ है। बट जो 10 ईयर जीसेक है, वो यूं का त्यों है, पूरे 1 साल के बाद भी वो आज भी साथ है अप्रोक्सीमेटली, और तब भी साथ था। तो ये जो 10 ईयर जीसेक की जो रेट्स हैं वो इतनी मूव नहीं किए हैं। सो लॉन्ग टर्म इशुएंसेस के जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, उसमें बढ़त इस क्वार्टर भी देखने को नहीं मिली है, और कुछ भी मीनिंगफुल मूवमेंट्स नहीं आई हैं ओवर द लास्ट 6 मंथ्स आल्सो। ये एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट रीजन है। और सेकंड, आपने जो भी सही कहा कि जो भी पॉपुलर स्कीम्स हैं उनमें छेड़खानी नहीं की गई है, कोई बढ़त नहीं हुई है। जो इतनी पॉपुलर नहीं है उसको थोड़ा अट्रैक्टिव करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जहां पॉपुलैरिटी है वहां ज्यादा पैसा है और ज्यादा इंटरेस्ट का लायबिलिटी बढ़ जाती है गवर्नमेंट की, तो वो भी बड़ी स्मार्टली अपनी फिजिकल प्रूडेंस के चलते ये गवर्नमेंट काफी संभाल के पैसा खर्च करती है, तो उधर जेनरोसिटी नहीं दिखाई गई है। और आप जैसे स्क्रीन पे भी हर व्यूअर देख रहे हैं कि थोड़ी सी बढ़त मिली है और ज्यादा बढ़त नहीं मिली है। यहाँ पर ये समझाइश, लेकिन झटपट दूसरे मुद्दे पर आते हैं फ़िरोज़, जहाँ पर आज हमें ये लोगों को समझाना है कि किराए के घर में रहना सही है या खुद का घर रहना, खुद के घर में रहना या खुद के खरीदे हुए घर में रहना। क्या ज़्यादा बचत होती है अगर कोई रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है या किराए के घर पर रहता है? यस कविता जी, देखिए, किराए के घर पे रहना या खुद के घर पे रहना, लार्जली अगर इंडियन मेट्रोस की बात करूं तो किराया की जो यील्ड है वो काफी कम है। किराए की यील्ड में 2 से 2.5% से ज्यादा का आपको खर्चा नहीं होता है। आज ब्याज दरें अगर आप होम लोन लेते हैं तो 8 से 8.5% है, और किराए की रेंटल यील्ड है 2%। जाहिर सी बात है कि अगर आप अपना घर खरीदते हैं तो आपको ये सुरक्षित महसूस होता है कि मेरे पास घर है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं पॉइंटेड रिकमेंडेशन दूं, मैथमेटिकल रिकमेंडेशन दूं, इमोशंस और जज्बात को साइड में रखूं थोड़ी देर के लिए, ये आसान नहीं है, मैं मानता हूं। तो आपको घर नहीं खरीदना चाहिए मेट्रोज में, स्पेशली फॉर एग्जांपल, अब जैसे कविता, आप भी मुंबई में है, मैं भी मुंबई हूँ। मुंबई में रेंटल यील्ड्स 2 से 2.5% होती है, और उसमें आपको मेंटेनेंस भी लैंड ओनर देता है। ऐसा नहीं है जैसे बेंगलोर में मेंटेनेंस टेनेंट देता है, और किराया भी देता है और मेंटेनेंस खुद ही देता है टेनेंट, ज्यादातर ये रूल है। बॉम्बे में मेंटेनेंस इज पेड बाय द ओनर, सो मेक्स नो लॉजिकल सेंस टू बाय अ हाउस
एंड पे एन ईएमआई। ईएमआई में 8.5 का ब्याज होगा और प्रिंसिपल रिपेमेंट्स भी होंगी। तो अगर 1 करोड़ का घर है मुंबई में, जो भी मिलना मुश्किल होता है 1 करोड़ में, अगर 1 करोड़ का घर है तो ईएमआई लाख रुपए की होती है। उसी 1 करोड़ के घर का रेंट, अगर समझो मुलुंड जैसी एरिया में मैं किसी कोलीग से बात कर रहा तो 38,000 का रेंट है और उस घर की वैल्यू 1.25 करोड़ रुपया है। तो आप देख लें, ईएमआई 1.5 लाख की होगी और रेंट होगा 38 लाख का, 38,000 का, और ईएमआई देने के बाद आपको मेंटेनेंस भी पे करना है, सब रजिस्ट्रार की फी 6% की पे करनी है, और उसके बाद आपको ईएमआई भरते जाना है और उसमें असल भी देना है। ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी बारीकी से आपने समझाया कि किस तरह से आपके लिए एक फाइनेंशियली बेटर डिसीजन हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने बीच में एक ट्रेंड आता हुआ देखा था फिरोज़, जहाँ पर मिलेनियल्स ने अपना खुद का घर खरीदने को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी थी। मेरे ख्याल से ये वो उन लोगों के लिए ज़्यादा सही बैठता है जो एक सही तरीके की प्लानिंग कर सकते हैं, जिनको पता है कि अगर वो एक ईएमआई से बंध गए हैं तो न सिर्फ बंधना बल्कि उसकी रीपेमेंट के लिए भी आपके पास एक स्ट्रैटेजी है। क्या किसी का अगर कोई सपना हो खुद का घर खरीदने का, जो कि अधिकतर भारतीयों का होता है फिरोज़, इस सपने को बुनने से पहले थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। जब तक वो मेहनत आप करें तब तक क्या आप वो रेंट में रहें, पैसे बचाएं, प्लान करें और उसके बाद खुद का घर लें? क्या इस तरह की रणनीति काम आ सकती है? कविता जी, जैसे आपने कहा, बिल्कुल मेहनत काफी करनी पड़ती है। आपको ये चेक करना पड़ता है कि आपके पास पहले तो आप खरीदने की कैपेबिलिटी रखते हैं कि नहीं। क्योंकि जब ब्याज दरें बढ़ती है ना कविता जी, तो आपकी होम लोन अगर आपने 20 साल के लिए होती है, तो ईएमआई को सेम रखने के लिए अब वो लोन आपको 22 साल तक चुकाना पड़ता है। थोड़ा सा ब्याज बढ़ता है, आपको साल 2 साल एक्स्ट्रा ईएमआई पे करनी पड़ती है अगर आप ईएमआई ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इसीलिए आपको पहले ये देखना है कि इज योर अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स करेक्ट। तो आपको ये देखना है कि 10% आपके पास लिक्विड कैश है कि नहीं है। घर की वैल्यू अगर 1 करोड़ रुपया है, 10 लाख रुपए की लिक्विड कैश है कि नहीं है। अगले 12 महीने की ईएमआई आपके पास ऑलरेडी सेव्ड है कि नहीं है इन अ सेफ प्लेस। ये 2 टिक मार्क्स होते हैं, तब जाके आप घर ढूंढना भी चालू कर सकते हैं। दैट्स पॉइंट 1, वरना आप वो भी स्टार्ट नहीं कर सकते। सेकेंड, आपकी ईएमआई कितनी एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। अगर आपकी ईएमआई 50% आपकी इनकम से ज्यादा है, मतलब आप तो डेफिनेटली नहीं ले सकते, या तो फिर आपको और थोड़ा सस्ता घर देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टेक होम सैलरी आफ्टर टैक्स 1 लाख रुपया है, तो अगर आपकी ईएमआई 50,000 से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए बचेंगे। तो काफी लोग मैंने देखे हैं, उनकी ईएमआई की कमिटमेंट ही 60% है। उनके कार की लोन भी ले रखी है, तो उसमें और 10% चली गई, 30% पे रह जाते हैं, फिर वो डेट ट्रैप में चले जाते हैं। क्रेडिट कार्ड बिल्स पे नहीं होते। सो इफ यू हैव टू अवॉइड डेट ट्रैप, दिस इज द बिगेस्ट लोन टिकट आइटम। तो इसमें बड़ी बारीकी से आपको सोच के लेना है। अब दूसरा, वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी करें कि भाई ऐसा नहीं हो कि अगले 10 साल तक ये प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिशिएट ही ना हो। ऐसा काफी बार हुआ है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। परेल में एक घर है, मेरे एक कोलीग ने खरीदा है। 8 साल हो गए, उसकी घर की वैल्यू 4 करोड़ की 4 करोड़ ही है। उन्होंने इतनी ईएमआई दी है, वो किराए पे रहते, तो हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया, 1.3 करोड़ वो बचा सकते थे एफडी के मुकाबले। अगर वो निफ्टी में भी डाल देते, रजिस्ट्रेशन के दिन ना जाके और किराए पे रहते, तो उनके पास 3.5 करोड़ रुपया ज्यादा होता। पूरा खर्चा देने के बावजूद, रेंट देने के बावजूद वो 3.5 करोड़ से डाउन है, और वो 4 करोड़ का घर 4 करोड़ ही रह गया। अगर वो निफ्टी खरीदते तो किराया देने के बाद उनके पास 7.5 करोड़ होते। एक फाइनेंशियल डिसीजन हैज मेड हिम पुअरर बाय 3.5 करोड़। सो ये थोड़ा ज्यादा मैथमेटिक्स करके जज्बातों में नहीं लेना चाहिए। थोड़ा डेफर भी कर लें तो किराया लॉक इन जरूर करें। अपने लैंडलॉर्ड को 5 साल की लॉक इन मिनिमम दे। बॉम्बे में ये प्रावधान है कि आप 5 साल का लॉक इन, maximum rent agreements of 5 years. You should always, as a tenant, look for the maximum time frame to lock in your rental agreements. ये बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से सारे पहलुओं को आपने काफ़ी विस्तार से समझा दिया है फिरोज़। और अब झटपट रुक करते हैं दर्शकों के सवालों की ओर भी, क्योंकि दर्शक फ़ोन लाइन पर इंतज़ार कर रहे हैं आपका। पुणे से अमर वोरा मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। अमर नमस्कार, कैसे हैं आप? मैडम, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? और मैं आपका शो रेगुलरली देखता हूँ। अच्छा। और मैं आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, आपको और आपके शो को, क्योंकि मैं ज्यादातर बिजनेस चैनल सभी देखता हूँ, पर आपका जो शो है एकदम यूनिक शो है। और मेन थिंग जो है ना, वो आप
जो दर्शकों के जो सवाल है वो तो आप लेते ही है, पर कन्वर्जेशन करते हैं वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कई लोग क्या है कि मैंने देखा है बिजनेस चैनल पे भी क्वेश्चन तो ले लेते हैं, पर जल्दी रैप अप करने के चक्कर में क्या होता है कि सवाल अधूरे रह जाते हैं कभी कभी, और जल्दी से वो फिनिश करते हैं। तो उसके मुकाबले में आपका क्वालिटी वाला है शो, तो मुझे वो ज्यादा पसंद है आपका शो, तो मैं रेगुलर ही देखता हूँ आपका शो। बहुत अच्छा लगा अमर वोरा जी, आपने तारीफ की और दिल खोलकर तारीफ की। वाकई काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है जब ऐसे दर्शक, आप जैसे दर्शक अपना विश्वास और प्यार इतना जताते हैं। तो आज फिरोज हैं जो आपकी सहायता करेंगे। आपने अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स मुझे दे दी हैं, फिरोज के पास भी ये डिटेल्स हैं। क्या इसमें आपको कुछ ऐड करना है सर? एक्चुअल में मेरा क्वेश्चन थोड़ा इसमें ऐसा है कि मेरा एक एज फैक्टर है जो अभी 42 है, तो मुझे रिटायरमेंट के लिए अराउंड में 70 पकड़ के चलता हूँ, 70 एज तक। तो एक टाइम मेरा एक SIP भी चल रहा है और मेरा EMI भी चल रहा है। तो मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था और बराबर से सुन रहा था कि जो मेरा EMI भी चल रहा है, SIP भी चल रहा है, सेविंग्स भी करनी है, बच्चों के लिए एजुकेशन का भी है, तो गोल्स तो बहुत सारे हैं जी। तो उस चक्कर में वेल्थ क्रिएशन किस तरह से करें ना, वही मेरा तो सवाल था। तो एग्जैक्टली मैंने क्या किया है कि ये जो फंड्स मैंने आपको भेजे उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और ये फंड ने मुझे अच्छा रिटर्न भी दिया है, ऐसा भी नहीं है। पर प्रॉब्लम ये होता है कि बीच बीच में हमारी रिक्वायरमेंट जो आती है, जो अभी मैंने फ्लैट लिया तो फ्लैट के लिए मुझे वो SIP तोड़नी पड़ी, मुझे उसी में से मेरा फ्लैट हुआ है। तो उसमें डाउन पेमेंट के लिए भी मैंने उसमें से ही पैसे निकाले, तो इन्वेस्टमेंट मेरी काफी पुरानी थी। अच्छा। पर बीच बीच में भी ब्रेक हो जाती है, तो प्रॉब्लम वो ही होता है। तो अभी जो है, तो अभी के हालात के हिसाब से मेरी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो मेरी जितनी भी जो फ्लैट नेसेसिटीज, मेरी बेसिक नेसेसिटीज थी, वो फुलफिल हो गई है। तो अभी मुझे उसमें SIP कंटिन्यू ही करनी है। अभी मैं 30 साल पकड़ के भी चलता हूँ, तो ये मेरा इसमें वेल्थ क्रिएशन हो जाए। मेरा गोल अराउंड 8 करोड़ के आसपास है, और मैं हर साल 20% अपना SIP बढ़ा सकता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए, समझ गए आपका सवाल। और काफ़ी आपसे बात करके ये समझ में आता है कि आप एक जागरूक निवेशक हैं। आपको पता है आपके पैसे आप कहाँ खर्च करते हैं, आपको किस तरह से निवेश करना है अपने पैसों को लेकर। और अच्छा लगा आपने अपने घर के सपने को अपने इन्वेस्टमेंट के ज़रिए भी पूरा किया है। फिरोज, आपके पास आऊँगी, सीधा बताएं क्या रणनीति आप अमर वोरा जी को सुझाएंगे? अमर जी, पॉइंट 1 आपका ये क्लियर है कि आप जो 30 इयर्स की और 28-30 इयर्स टू रिटायरमेंट, एक अच्छा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है। आप अपने 8 करोड़ का गोल पूरा कर पाएंगे अगर आप 18,000 रुपए की SIP करें, और 5.7 लाख का आपका लमसम इन्वेस्टमेंट आज भी है आफ्टर द डाउन पेमेंट, आई लाइक टू अस्यूम। तो ये आप पहुंच जाएंगे 12% की इंटरेस्ट पे। मेरे हिसाब से 12% इंडिया में डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करो तो 12% आने की उम्मीद 90-95% संभावना तो है ही। तो 13-14% भी हो सकता है। ऑफ कोर्स हिस्टोरिकली 16-17% भी आए, बट दौर अलग था। सो दैट्स पॉइंट 1। तो 8 करोड़ अचीव हो जाएगा, बट 8 करोड़ 30 इयर्स बैक, अगर 30 इयर्स के बाद देख रहे हैं तो आपको ये 8 करोड़ को 1.5-2 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू नहीं सोचनी पड़ेगी। तो आपको ये देखना है कि अगर 1.5 करोड़ रुपया आज अगर आपके पास होता तो क्या आप रिटायर कर जाते। अगर वो आंसर यस आता है तो आपका 8 करोड़ का टारगेट ठीक है, वरना आपको रीविजिट करना पड़ेगा अपने टारगेट को। अच्छी बात यह है कि आप अपनी SIP को स्टेप अप भी कर सकते हैं, तो यू कैन एक्चुअली स्केल अप योर 8 करोड़ टारगेट फैक्टरिंग इन्फ्लेशन। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आई थिंक आपके जो फंड्स हैं उसमें 2 फंड्स जो सेक्टोरियल फंड्स हैं, मेरा ये मानना है कि अगर आप 30 साल की इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो सेक्टर्स फंड्स में आप को बहुत एजाइल रहना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, सही एग्जिट लेनी पड़ेगी। दोनों निर्णय अच्छे होंगे तब जाके आपको सेक्टर फंड से डाइवर्सिफाइड फंड के मुकाबले ज्यादा रिटर्न आएगी। ये मुनासिब नहीं लगता है मुझे एक प्रोफेशनल के लिए जो दूसरा काम करते हैं, तो उसमें एंट्री एग्जिट हो नहीं पाती। तो सेक्टर फंड्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, और ना तो मैं एडवाइस करता हूं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेसिस पे डिवर्सिफाइड फंड विल डू जस्टिस। तो आपके 3 डिवर्सिफाइड जो हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एक्सिस फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, इनमें आप बने रहे। आदित्य बिरला का जो डिजिटल फंड है और SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड को आप एग्जिट कर सकते हैं। दोनों फंड्स की आई थिंक अपॉर्चुन एग्जिट है। ऑफ कोर्स बैंकिंग हैज डन वेल, तो उसको अभी आप एग्जिट करेंगे। और दूसरी स्कीम्स मैं आपको बताता हूं जो आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर द मनी विच यू मे एग्जिट। Franklin India Blue Chip, DSP Equity Opportunities, HDFC Small Cap, ICICI Dividend Yield, True Focused Equity,
क्वांट एक्टिव, एसबीआई, कॉन्ट्रा, ये सब डिवर्सिफाइड फंड्स हैं। जाहिर सी बात है आपके पास 3 होंगे और मैंने 7 रीड आउट किए हैं, टोटल 10 फंड का बास्केट हो जाएगा। मेरे हिसाब से 10 फंड ज्यादा नहीं होंगे फॉर अ 30 ईयर इन्वेस्टिंग। तो ये मेरी सजेशन होगी आपके लिए, अमर जी। जी, ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो के लिए। कोई सलाह अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप जो है शो हमारा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं आपको जो भी सलाह दी गई है। और इसी के साथ अब रुक करते हैं सीधा निवेश के गुरु मंत्र की ओर। फिरोज बताइए क्या दे रहे हैं आप आज निवेश का गुरु मंत्र? कविता जी, गुरु मंत्र उसी टॉपिक पे मैं दे देता हूं आपको जो हमने आज बात की थी, फ्रॉम अ रियल एस्टेट स्टैंड पॉइंट। मेरे हिसाब से आप अगर देखेंगे कैपिटल गेन्स उतनी नहीं आ पाती, सो ये एक इम्पॉर्टेंट गुरु मंत्र होगा। सो लंबी अवधि के लिए एक्विटीज विल डू अ बेटर जॉब, ये मेरा मानना है। सो एक्विटीज में 60-70% रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, ग्लोबल नजरों में काफी अच्छी पोजीशनिंग हुई है इंडिया की इकोनॉमी की, और इंडिया की रेटिंग अपग्रेड भी पॉसिबल है। सो एक्विटीज लॉन्ग टर्म इज द बेस्ट एसेट क्लास। सो ज्यादा एडिक्वेट मात्रा में एक्विटी इंडिया में नहीं है। इंडिया में सेविंग अकाउंट बैलेंसेस आर ग्रेटर देन एक्विटी म्यूचुअल फंड बैलेंसेस, सो लार्जर प्रोपोर्शन इन एक्विटी, ये मेरा इसका गुरु मंत्र होगा। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ फिरोज बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला आपने और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कैसे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप कम कर सकते हैं इस पर। और ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक अहम जानकारी, सोमवार यानी 3 जुलाई से आप बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को शाम 4 से 5 बजे भी देख सकते हैं। जी हाँ, शाम 4 से 5 बजे हम लाइव होंगे, आपके सवालों के जवाब हम शो पे देंगे और इसके साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर तमाम बारीकियां भी आपको समझाएंगे।